A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देखिए टॉपिक बन जाता है आपकी तीनों एसएसबी में बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब बात करते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। देखिए पिछले कुछ महीनों से दो कंट्रीज ने, जो कि हैं अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया, इन दोनों ने एमओयू साइन करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए हैं। अब ये हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2018 में हमने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अचीवमेंट किया था, जो कि सिर्फ 6 महीने पुरानी न्यूज है। चलिए इस बारे में हम शुरू करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 30 नवंबर 2015 को शुरू हुआ। ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया आफ्टर COP21 कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें फ्रांस के एमिनल मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है वहां के, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मिलकर शुरू किया। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर कौन से देश आएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जो देश आते हैं वो आएंगे। वो देश कौन से हैं? देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन। ये वो देश माने जाते हैं जहां पर सन डायरेक्टली अपनी सनलाइट देता है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन देशों को कहती है सनशाइन नेशन। अब क्योंकि इन पे डायरेक्टली सन की रोशनी आ रही है, तो यहां पर सोलर पावर सेल का इस्तेमाल हो सकता है एज ए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए। इसके बाद अगली बात क्या है इंपॉर्टेंट, जो इसका हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है, गुरुग्राम में। अगर आप में से कुछ लोगों को हेडक्वार्टर नहीं पता गुरुग्राम कहां पर है, तो बता देता हूं। देखिए दिल्ली है, इसी के पास एक रीजन है गुरुग्राम, इसे हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के पास आता है, मतलब कैपिटल के पास आता है। अब यहां पर हमारा हेडक्वार्टर बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसके बाद इस अलायंस में 122 कंट्री हैं, और इसमें जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिए, अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया, इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। अब देखिए जब हम कोई अलायंस बनाते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ गोल होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जब भी किसी कॉप, जैसे हमने इस बारे में बात की थी COP21, ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस के बाद कोई अलायंस बनाई जाती है, तो ज्यादातर वो अलायंस, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, उनका एक गोल ये होता है कि जो डेवलप नेशन है वो अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशन की मदद करेंगे उस अलायंस की टारगेट को अचीव करने में, और यही इसके ऑब्जेक्टिव है। आप देखिए क्या है, जो सोलर पैनल होते हैं बहुत महंगे होते हैं, तो फाइनेंस की कमी होगी, तो वहां पर फाइनेंस पहुंचाया जाएगा। वहां पर इनएडिक्वेट स्पीड होगी, काम जल्दी नहीं होगा, स्केल अप नहीं हो पाएगा, स्किल नहीं होगी लोगों के पास, तो वहां पर वो डिप्लॉय की जाएगी, जिससे वो सोलर टेक्नोलॉजी जल्दी से वहां पर एक्वायर की जा सके। क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड है, तो वहां पर R&D अवेलेबल नहीं होगी, तो डेवलप देश उन देशों को वो हेल्प करेंगे जिससे वो अपलिफ्ट हो सके। इसका गोल है कि जॉइंटली सारे देश जो अलायंस में है वो 1 टेरावाट एनर्जी बाय 2030 सोलर पावर से बनाएंगे। अब देखिए जब आप किसी अलायंस के लीडर हैं या किसी यूनियन के लीडर होते हैं, तो आपके कुछ गोल्स होते हैं। आपको एज अ स्टैंडर्ड ऑफ अ लीडर दिखाना होता है कि देखिए हम कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन देना होता है। उसी तौर पे इंडिया ने भी अपना ही एक टारगेट दिखाया था कि हम ये करेंगे, और उसे बिफोर टाइम अचीव कर लिया। 2015 में हमने ये बात तय की थी कि हम 20 गीगावाट की हम टारगेट बनाएंगे, जो हम 2022 तक अचीव करेंगे बाय सोलर पावर। पर ये टारगेट हमने 4 साल पहले ही अचीव कर लिया है, वो भी 2018 के अंदर। और 2018 के एंड के अंदर होते होते हमने उसे 25.21 गीगावाट कर लिया है। क्योंकि हमने टारगेट बहुत पहले ही अचीव कर लिया, तो हमने अपने टारगेट को रिवाइज किया और हमने एक नया टारगेट बनाया कि 175 गीगावाट की एनर्जी हम बनाएंगे बाय 2022, और ये रेडिली यूज होगी एटलीस्ट 100 गीगावाट, जो हम सोलर पावर से यूज करेंगे। इसके साथ एक बड़ा अचीवमेंट क्या है कि दमन एंड दीव, आपने यूनियन टेरिटरी का नाम सुना होगा। इसमें जो दीव है उस यूनियन टेरिटरी को हमने 100% सोलर पावर रनिंग यूनियन टेरिटरी बना दी है। दमन एंड दीव है कहां पर, आई मीन दीव कहां पर है, वो है गुजरात में। ये जो पॉइंट है यहां पर। अब दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क भी इंडिया में हमने बनाया, इसका नाम है शक्ति स्थला। ये कर्नाटका में है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट है, और ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। तो आपको कुछ फैक्ट याद होने चाहिए, मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं। वह है 20 गीगावाट का, हमने जो टारगेट था 2018 में अचीव कर लिया। दूसरा ये कि हमने रिवाइज करके टारगेट बनाया 175 गीगावाट। तीसरा ये हमारी जो यूनियन टेरिटरी है दीव, वो अब 100% सोलर पावर रनिंग यूनियन टेरिटरी है। और चौथा सबसे बड़ा ये है कि शक्ति स्थला एक कर्नाटका की सोलर पावर पार्क हमने इनॉग्रेट कर दिया है, जो कि 2000 मेगावाट बनाने तक की एनर्जी कैपेबिलिटी रखता है। अब चलते हैं आगे।
देखिए जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को यूज करते हैं तो उसका कुछ वेस्ट जनरेट होता है। जैसे सेलफोन यूज कर रहे हैं तो बैटरी उसका वेस्ट निकलती है, लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसकी बैटरी या वो जो कवर है, अगर मान लो पूरा लैपटॉप खराब हो गया तो पूरे लैपटॉप स्क्रीन, उसका मॉडम वॉडम सब। अब ऐसे ही सोलर पावर सेल के साथ है। जो सोलर पावर सेल की प्लेटें होती हैं जो ऐसी दिखती हैं, वो एक टाइम आने के बाद उनकी जो लाइफ होती है खत्म हो जाती है। तो अब उसका क्या करना है, उसके लिए हमारे देश ने कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाए हैं कि हम उसे कैसे अचीव करेंगे। अब जो ये ई वेस्ट है, ये डेवलप नेशन, अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशन के अंदर डंप कर दिया करते थे। अब अगर ये डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया, पाकिस्तान ही खुद ही सोलर पैनल बनाना शुरू कर देंगे तो, और ये खुद ही डंप करने के लिए जगह ढूंढेंगे तो इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। अब इसके लिए उन्हें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, और ना ही हमने उन पे ध्यान दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होंगी वो किस स्टैंडर्ड्स पे मैन्युफैक्चर करेंगी। इसके साथ ना ही कोई पॉलिसी बनाई गई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म का वेस्ट निकलेगा उसको कैसे रिसाइकिल करना है और उसको कैसे डिकम्पोज करना है या वेस्ट ऑफ करना है इंडस्ट्री से। तो ई वेस्ट एक प्रॉब्लम है। प्लस जब एक ई वेस्ट जनरेट होता है वो होता है एलईडी और कैल्शियम फॉर्मेट में। उस कैल्शियम और एलईडी फॉर्मेट को अगर हम डायरेक्टली एनवायरमेंट में छोड़ दे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। अगर एलईडी सॉइल में घुस जाता है तो वो उसकी फर्टिलिटी बेकार कर देगा। इसके साथ ये जो सोलर प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर एक लेमिनेटेड ग्लास लगा होता है। उस लेमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल दोबारा कैसे करना है ये भी तय नहीं किया गया है। यहां तक थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड सोलर ई वेस्ट की कहानी। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फैक्ट्स क्या है? देखिए जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो डिसाइड किया था कि उनका टारगेट है कि ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये इनका प्रैक्टिकल टारगेट है और अंतरिम टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, एक कुछ साल पहले तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसकी वजह से कहा जाता था इंसानों को कैंसर हो सकता है। इसको रोका गया है और इसको रिकवर करा जा रहा है। अब जो ओजोन लेयर है वो बहुत तेजी से रिकवर हो रही है अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि एंटार्क्टिका में हमें ये प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। अब ये देखिए पिक्चर्स में क्या है, ये एंटार्क्टिका की ये तस्वीर है और ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये है ओजोन लेयर का होल। अब ये बिफोर पिक्चर है और ये आफ्टर पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि ये रिकवर हो रहा है, और अगर इसे रोका ना जाता तो ये 2064 तक कुछ ऐसा बन जाता, मतलब कोई ओजोन लेयर नहीं होती। अगर हम इतने बड़े चीज को रोक सकते हैं तो सोलर ई वेस्ट उसके कंपैरेटिवली छोटी प्रॉब्लम है। इंडिया को जरूरत है कि हम उसे रिसाइकल करने का तरीका निकालें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जैसे हम ओजोन लेयर को रिकवर कर सकते हैं उसी तरह बाकी टारगेट्स जो ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग हैं उन्हें भी हम कर्व कर सकते हैं, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर सोलर ईवीएस को डील करना हो। ये है वीडियो का एंड, और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपको कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए। एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप इसे जाएं, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। वहां पर जाकर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो आपको पहली वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसके बारे में आपको न्यूज मिलेगी। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जो कि आपके इंस्टाग्राम की तरह आपकी हेल्प करेगा। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूं, तो @वाशने या मैसेज टू वाशने आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो, ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इन्वाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।